Hello students, I am Vijay Gambhir, PGT Chemistry, KB Dogra Lines Meerut, and in this video we will discuss about the valence bond theory of coordination compounds. और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे किसी भी कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, उसकी डीमेरिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसने क्या क्या चीज एक्सप्लेन की है, हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी ने ये कहा कि जो मेटल होता है, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, सो वी ऑल नो दैट देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, और वो जो मेटल होता है वो लिगेंड के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यही इस थ्योरी ने कहा कि metal forms a coordinate bond with the electron donor and that electron donor is called what? Ligand। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, इस coordination compounds में पढ़ा है, because that metal acts as the Lewis acid or the electron acceptor and this ligand acts as the electron donor। तो हम ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है कि जो लिगेंड होता है उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जिनको वो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ कोऑर्डिनेट करता है, और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि these two electrons are used by the ligand as well as the metal, it is not donating the electrons। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ये इलेक्ट्रॉन डोनर आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ओके, तो सेकंड पोस्टुलेट जो इस थ्योरी ने कहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, वो ये कहा है कि अब हमने कहा कि जैसे लिगेंड तो मेटल को लिगेंड जो है वो अपने मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब जो वो मेटल है उसके पास कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। सो अ मेटल कैन यूज n-1d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल एंड np ऑर्बिटल, और इट कैन यूज ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। वो इन ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकता है। वो या तो इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करेगा या फिर इस कॉम्बिनेशन को यूज करेगा। नाउ व्हाट इज n-1 हियर? सपोज n इज 4, दैट मींस लास्ट शेल। अगर मैं ये कहूं कि n जो है वो 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4s, ये कितना हो जाएगा 4p, और ये क्या हो जाएगा 3d, 4 - 1 दैट इज 3d। सो मेटल कैन यूज 3d 4s 4p ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स, or a metal can use 4s 4p and 4d orbitals as the vacant orbitals to accept the electron pairs from the ligand। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए इन खाली ऑर्बिटल्स को यूज कर सकता है। अब नेक्स्ट बात जो इस थ्योरी ने कही वो ये कही कि मेटल जो वैकेंट ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है वो रिक्विजिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करेगा। ऐसा नहीं कि वो कितने भी ऑर्बिटल्स को यूज कर सकता है, इट विल हाइब्रिडाइज द ऑर्बिटल्स विच इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो जितने भी लिगेंड्स वहां पर आएंगे। तो जैसे हमने कहा कि वो इन ऑर्बिटल्स को यूज कर सकता है या इन ऑर्बिटल्स को यूज कर सकता है, लेकिन कितने ऑर्बिटल्स वो यूज करेगा, वो कितने ऑर्बिटल्स यूज करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मेटल। वो वहां कितने लिगेंड्स मेटल की तरफ आ रहे हैं। अगर वहां 4 लिगेंड है तो वो सिर्फ 4 ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अगर वहां 5 लिगेंड है तो वो 5 में करेगा। 6 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, then it will use 6 orbitals for the hybridization। and I think all of you know about this hybridization। hybridization का मतलब होता है जो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के या थोड़ी सी कम डिफरेंस वाले एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं आपस में, और अपनी एनर्जी सेम कर लेते हैं और अपनी शेप को भी सेम कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा क्लास 11th में हम सब इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो एक मेटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ। नेक्स्ट ये थ्योरी कहती है कि मेटल के पास जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है, दैट हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स द ज्योमेट्री। वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करती है कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगी। दैट मींस इफ अगर हम यहाँ बात करें कि कौन कौन सी ज्योमेट्री यहाँ पर पॉसिबल हैं, तो हम देखते हैं कि अगर इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन नंबर, वही हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स को उसने यूज किया है। सो इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, देयर मे बी 2 हाइब्रिडाइजेशन
यहाँ पर दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, वन इज sp3, हम इसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एंड वी नो द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल होती है, चार वाली ज्योमेट्री है व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अनदर न्यू हाइब्रिडाइजेशन व्हिच एग्जिस्ट्स हियर इज dsp2, ध्यान रखिएगा ये है dsp2, डी पहले आ रहा है यहाँ पर, बाद वाला डी नहीं है, पहले वाला डी यहाँ पर आ रहा है, एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। हम इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है, बाकी हम आगे भी देखते रहेंगे यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि जो हमारे एनसीईआरटी में मेनली जो कंपाउंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर हैं। यहाँ पर भी दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, वन इज D2sp3 एंड अनदर वन इज sp3d2। तो ये दो हाइब्रिडाइजेशन हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, और इन दोनों का स्ट्रक्चर कॉमन है, यहाँ कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, एंड दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने यहाँ पर पढ़ा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कौन कौन से जो है ज्योमेट्रीज पॉसिबल हो सकती हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वीबीटी? And with the help of this VBT, suppose I am explaining any coordination compound, then I can determine its hybridization, its geometry, whether it is square planar or it is octahedral or tetrahedral compound. मैं hybridization बता सकता हूँ, hybridization की help से geometry बता सकता हूँ। I can explain about its magnetic behavior. Magnetic behavior means is it diamagnetic or paramagnetic? With the help of this I can explain its spin. Is it low spin complex or high spin complex? हम इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे। स्पिन से मतलब यहाँ पर है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, वो ज्यादा है या कम है, और भी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसकी हेल्प से एक और चीज निकाल सकते हैं, वो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका क्या मतलब है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इन octahedral complexes we have two types of hybridization, one is D2sp3 and another one is sp3d2. If a coordination compound is formed by using inner d orbital, that means n-1 d orbital, then that compound will be inner orbital complex. अगर हम ये वाली hybridization देखेंगे, अगर hybridization ये निकल के आती है, then that will be inner orbital complex. And if that coordination compound is showing hybridization of sp3d2, that means it has outer orbital, outer d orbital. So this inner orbital or outer orbital represents the use of d orbital. You are using 3d orbital or 4d orbital, or the penultimate d subshell or the last d subshell, valence d subshell. So that decides the inner orbital or outer orbital complex. So we can determine all these properties with the help of this VBT. Actually this VBT does not explain about the color of the complex, but we will also discuss about the color, that the compound, that coordination compound is colored or कलरलेस। हम इसको भी साथ साथ समझते चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में का कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर भी हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे जाऊं सीधा, तो वहां पर हमें जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी क्या, कि एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होते हैं वीक लिगेंड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका कंसेप्ट जरूर समझना होगा। मैं इस कंसेप्ट को समझाए बिना आगे अगर समझाऊंगा तो वहां पर हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। So one is strong ligand, another one is weak ligand. Actually, VBT was unable to. This is the limitation of VBT, that was unable to say that whether this ligand is strong or this ligand is weak. So first of all, what is the meaning of strong ligand and weak ligand? इनका मतलब क्या है? Strong ligand means which are very good electron donors, जो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत easily जो है वो डोनेट करते हैं towards the सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली डोनेट करते हैं। दीज आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और वीक लिगेंड, जैसे नाम से पता लग रहा है, दे आर नॉट गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दे आर पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। वो नहीं चाहते कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरफ कोऑर्डिनेट हो, करते तो हैं, they are coordinating their electrons towards the metal, but when we compare their electron donating capacity with these ligands, so they are poor electron donors. वो इतनी easily donate नहीं करते जितना कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन कौन से वीक लिगेंड है? Cn नेगेटिव,
it is a strong ligand. CO, these are two main strong ligands. ये सबसे ज्यादा strong ligands में आपके आएंगे. और अब हम बात करें वीक लिगेंड्स की, तो वीक लिगेंड्स में हमारे पास आते हैं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, SCN नेगेटिव. दीज आर वीक लिगेंड्स. ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स नहीं है. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्यों है. अब अगर मैं बात करूं इन तीन एलिमेंट की, C, N and O, all of you know which one is most electronegative? Obviously oxygen is most, then we have nitrogen and then carbon. So what is the meaning of electronegativity? Electronegativity means वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. So if oxygen attracts its electrons, so it is not a good electron donor. तो अगर कोई भी लिगेंड जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब वो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा. तो वीक इलेक्ट्रॉन डोनर में मेनली हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, लाइक दिस F नेगेटिव, वी नो इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl नेगेटिव, Bri. तो इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी की बात करूं, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिवर्स आएगी. देखिए C, इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ दीज थ्री. तो जो भी लिगेंड्स में C जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा. अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, Cn नेगेटिव को रिवर्स कर दूंगा Nc नेगेटिव, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना कि Cl नेगेटिव है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा. तो इस बेसिस पर हम बता सकते हैं यहाँ पर कि कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, कौन से वीक लिगेंड होते हैं. देयर आर सम लिगेंड्स लाइक वाटर, लाइक NH3. ये लिगेंड्स जो हैं वो कभी कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह और कभी कभी एवरेज लिगेंड मींस कभी वो वीक लिगेंड की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं. सो यू कंसीडर वाटर एज वीक लिगेंड. आप इसको कंसीडर कर सकते हैं. ज्यादातर केसेस में वो वीक लिगेंड की तरह काम करता है. NH3 ज्यादातर केसेस में वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है. En जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लिगेंड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग और कुछ लिगेंड्स वीक की तरह काम करेंगे. मेनली आप इन एलिमेंट्स को ही देखेंगे, इन लिगेंड्स को ही देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में यूज हो रहे हैं. ओके, सो दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स. अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को मैं स्ट्रक्चर बनाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ. स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वो लिगेंड्स होंगे जिनके आने पर जो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अंदर पुश हो जाएंगे, वो अंदर पुश हो जाएंगे. दैट मीन्स अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ पुश हो जाएंगे. सिंपल सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनको देखते ही इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ भाग जाएंगे, वो सब पीछे की तरफ भागेंगे. लेकिन जो वीक लिगेंड्स हैं दे आर वीक, तो उनको देख के तो कोई नहीं भागेगा. तो वीक लिगेंड्स वो होंगे जिनके आने पर इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज बैठे रहेंगे और वीक लिगेंड को उनसे आगे वाले ऑर्बिटल्स को यूज करना पड़ेगा. So this is the main difference between strong ligand and weak ligand. हम इसको आगे और अच्छी तरह से समझते हैं जब हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं. So let's take some examples. पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CO NH3 होल 6 3 पॉजिटिव. अब हमें इसके बारे में वो सब प्रॉपर्टीज बतानी है जो हमने अभी डिस्कस की थी. तो कैसे हम इसको स्टार्ट करें. See, this is cobalt. We know the oxidation number, atomic number of cobalt, and that is 27. This is 3d7 4s2. Okay, after argon, its configuration is 3d7 4s2, 27 3d7 4s2. Now, what is the oxidation number on this CO? If it is X plus 0 will be equal to plus 3. X plus 0 is equal to plus 3. That means X is equal to plus 3. So the oxidation number on CO is plus 3, and what will be the configuration of this CO plus 3? That will be 3d6 after argon. Okay, this is 3d6. So I will draw the structure of 3d6. This is 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है. And this is 3d. After this we have vacant 4s orbital and we have vacant 4p orbitals, and this is the ground state of this compound. Okay, this element CO plus 3, जो ये आयन है हमारे पास CO plus 3, इसका ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है. अब यहाँ तक तो हमने बना लिया CO plus 3 को. अब बात करते हैं NH3 की. ओके, हम एक एक स्टेप लेके चलेंगे. सबसे पहले हम CO को देखेंगे, देन वी विल सी CO plus 3 and now we will see NH3.
एज दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और हमने अभी पढ़ा था स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको देखते ही इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ भागेंगे और वहां पुश हो जाएंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो होगा CONH3 होल 6 के हिसाब से। तो CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देखते ही अंदर पुश हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को एंटी हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 ये हमने फिल किए थे हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हम हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग फिल नहीं करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भरे जाएंगे। वी हैव 4s एंड वी हैव 4p। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। वी हैव 1 2 3 4 5 6 and we have 6 ligands also, so that means these 6 ligands will use these 6 orbitals for their electron donation। वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें डोनेट करेंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो CONH3 होल 6 है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इन 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से या कुछ डिफरेंट किसी भी तरीके से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये होगा हमारे पास क्या, ये है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दीज आर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये कहाँ से आए, ये इलेक्ट्रॉन ये किसने किए हैं, 6NH3 ने। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ 6NH3 लिगेंड, जो 6 NH3 है यहाँ पर, उन्होंने अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कोऑर्डिनेट किए हैं, डोनेट किए हैं। तो वो यहाँ पर इनके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ यहाँ ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये है हमारे पास CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। नाउ सी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पर, ये कौन से ऑर्बिटल्स है, ये हैं d ऑर्बिटल्स। तो d ऑर्बिटल्स कितने यूज हुए, ये 2 हुए हैं, D2। s कितने ऑर्बिटल हैं, एक है, तो वी विल राइट s। p ऑर्बिटल्स 3, तो द हाइब्रिडाइजेशन इज सी D2sp3, इट इज D2sp3। तो D2sp3, अब हम बात करते हैं D2sp3 में हमने कौन कौन सी, सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर ली। Now what about its geometry? Its geometry will be CO 1 2 3 4 5 6। तो 6 NH3 जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 6 NH3 एंड द ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। तो इस तरह से मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया विद 3 पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हमारे पास CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, इट्स ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। व्हाट अबाउट अदर प्रॉपर्टीज, हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी हमने बात की थी मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे फाइंड आउट करें, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर ही देखना है, बिकॉज दीज ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमें सिर्फ यहाँ देखना है। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस द कंपाउंड इज, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। ओके, अगर यहाँ एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो वो कैसा होता, पैरामैग्नेटिक होता। ना कौन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज स्पिन। स्पिन की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्पिन इसकी कैसे होगी, लो स्पिन हाई स्पिन, दो ही तरह की स्पिन हो सकती है, लो स्पिन या हाई स्पिन। अगर हम बात करें लो स्पिन का क्या मतलब है, अगर कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर पुश कर दिया है, उसने इलेक्ट्रॉन्स की जो मल्टीप्लिसिटी है, उसने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं उसको हमेशा कम किया होगा। सो दैट कंपाउंड विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दैट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमें यहाँ पर दूसरी एक और प्रॉपर्टी ये बतानी है कि वो उसकी स्पिन कैसी है, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सी इट इज यूजिंग इनर d ऑर्बिटल्स, वो अपने अंदर वाले d ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमने इस चीज को पहले भी डिस्कस किया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड वन अनदर प्रॉपर्टी दैट इज कलर। अब कलर की बात करूं, अगेन we can see there is no unpaired electron, that means the compound will be colorless। यहाँ पर कोई भी unpaired electron नहीं है तो ये colorless होगा। ओके, सो these are the properties जो हम बात कर रहे थे कि इस VBT की हेल्प से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने एक कंपाउंड यहाँ पर डिस्कस किया कि CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं इस थ्योरी की हेल्प से। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पर हम वीक लिगेंड को यूज करेंगे, जहां पर हम वीक लिगेंड को यूज करेंगे और उस वीक लिगेंड से कैसे हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ FeF6 3 negative। सपोज वी हैव FeF6 3 negative and FeF6 3 negative। तो अगेन आई विल राइट व्हाट the oxidation, sorry, the configuration of Fe is we know 26, it will be 3d6 4s2। okay, and what about its oxidation number,
this is not the oxidation number of Fe. Fe is suppose X, 6F means minus 6 is equal to minus 3, so X will be plus 3. This is the oxidation number of Fe. ध्यान रखिए मेटल है, मेटल के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है। तो Fe मेटल के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। सो Fe इज अगेन प्लस 3, इसकी भी चार्ज हमारे पास प्लस 3 आया है। सो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे, पहले 4s से कम करेंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन 3d से कम किया, नाउ इट इज 3d5। अब हमारे पास Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका ग्राउंड स्टेट, फिर हम ड्रॉ करेंगे एक्साइड स्टेट। तो हमारे पास 3d5 है, 3d5 हमने ड्रॉ कर दिया, हुम्स रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। वी हैव 3d5, 4s एंड 4p एज वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब बात आती है कि नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा था, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, वहां पर स्ट्रॉन्ग को देखते ही इलेक्ट्रॉन्स डर गए थे, वो अंदर पुश हो गए थे, वो अंदर की तरफ भाग गए थे। बट ये तो वीक लिगेंड है, ये तो नहीं है इतना खतरनाक, तो इस लिगेंड को देखकर कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ नहीं भागेगा। तो जो ग्राउंड स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट में भी सेम रहेगी, इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर पुश नहीं होगा, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स दे विल रिमेन सेम, वन पेयर्ड ही रहेंगे। So now we have 1 vacant orbital in S and 3 of vacant orbitals in P. We have only 4 orbitals and ligands they are 6. तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल, वहाँ 6 ऑर्बिटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to use 2 more orbitals from 4d। आप चाहें तो सिर्फ 2 ऑर्बिटल बना सकते हैं, चाहें तो पूरा 4d ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज 4s, दिस इज 4p एंड नाउ दिस इज 4d। आप चाहें तो ग्राउंड स्टेट से ही ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 4d, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस वन इज एक्साइड स्टेट। ओके, तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर 5 ऑर्बिटल तो यूज कर लिए। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, ये इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई होगी, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी और ये सब सेम एनर्जी के बन रहे होंगे। और अब जो है मैं इन 6 ऑर्बिटल्स को यूज करूंगा F के साथ। So 6F will coordinate their electrons in these 6 vacant orbitals. I will not use these 3 orbitals because they are not involved in hybridization. Hybridization यहाँ से यहाँ तक हुई है। Okay, तो अब यहाँ कौन सी hybridization है? You can see this is sp3d2, sp3d2, एक s 3p और 2 d orbitals यूज हुए। We are not counting the electrons, we are counting the boxes, we are counting the orbitals. Okay, तो sp3d2 is the hybridization here. Again it is of 6. अगर आपसे मैं स्ट्रक्चर सब कुछ बनाने से पहले पूछूं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इसके पास 6 लिगेंड्स हैं, आप बिना सोचे इसमें बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ही होगी, इतना इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। So we have sp3d2, the geometry will be again like this, Fe with 6F ligands as octahedral geometry. Okay, and with 3 negative charge, now what about other properties? The first property was its geometry कौन सी हो गई, octahedral हो गई, इसकी hybridization हो गई। Next was its magnetic behavior. See, it has 5 unpaired electrons, so it will be paramagnetic, it will be a paramagnetic compound, ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर मैं बात करूं अगली प्रॉपर्टी की, तो वो थी स्पिन। तो यहाँ पर अब कौन सी स्पिन होगी, हाई स्पिन होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर पुश नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है इट रिमेन्स सेम, वो हाई ही रहती है, वो लो नहीं होती। सो दैट कंपाउंड इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड व्हाट अबाउट इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, क्लियर है। यहाँ पर देखिए कि ये बाहर वाला डी यूज कर रहा है, सो दैट complex is actually an outer orbital complex। ये एक outer orbital complex है क्योंकि ये बाहर के 2 d orbitals को यूज कर रहा है। हम पढ़ लेते हैं कलर के बारे में भी। If it has unpaired electrons, that means the compound will be colored। वो colored ही होगा, वो colorless नहीं होगा क्योंकि इसके पास unpaired electrons हैं। So ये था एक और हमारे पास एग्जाम्पल जो एक वीक लिगेंड का था। तो इस तरह से हमने एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल लेके समझा है। अब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में गिवन है, इनकी हेल्प से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। अब मैं यहाँ पर कंपेयर कर लेता हूँ 2 कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास 4 लिगेंड वाले होंगे, उन दोनों को मैं एक साथ बनाता हूँ जिससे हमारे पास कंपैरिजन से हम इजीली समझ पाएंगे। आई हैव सपोज NiCN4 with 2 negative charge and another one is
NiCl4 again with two negative charge. Okay, so we have two compounds NiCl4 dinegative and NiCl4 dinegative. अब मैं यहाँ पर इन दोनों को एक साथ पढ़ लेता हूँ, इनमें क्या क्या डिफरेंस होंगे. We know its atomic number is 28, its configuration will be 3D84S2 and what will be the charge on Ni. फिर से हम कैलकुलेट करते हैं x. Ni is suppose x, 4Cl means -4 is equal to -2. So that means so x will be +2. So Ni +2 will be 3D8 and similarly x -4 is equal to -2. तो यहाँ पर भी Ni +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D8 ही आएगा. So 3D8 means 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. This is 3D8. 4s is vacant, 4p is also vacant, 3d 4s and 4p. There is no need to draw 4d in case of ligand 4 ligand complex, क्योंकि वहां कभी भी बाहर वाला d यूज नहीं होता. We have only two types of hybridization here, dsp2 and sp3. किसी में भी बाहर वाला d नहीं आता तो हमें उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द ग्राउंड स्टेट. अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास अगेन वी हैव 8 ऑर्बिटल्स, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स in D. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ है. अब मैं देखूंगा कि यहाँ तो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बात करता हूँ. यहाँ पर है Cn, यहाँ है Cn और Cn कैसा लिगेंड है? ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देखते ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ भागेंगे. तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो बाद वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी पेयर अप हो जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगी, जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो जाएगा. एंड नाउ वी हैव 1 vacant orbital in D, 1 in S and 3 vacant orbitals in P, and we have to use only 4 orbitals, so I can use 1 D, 1 S and 2 P orbitals. 1 2 3 4, इसको हमें यूज करने की जरूरत नहीं है. तो इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूँ. इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी कैन शो द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ 4 Cn. तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर जो 4 Cn नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए हैं उनके से जो हाइब्रिडाइजेशन बनी है वो है कौन सी? DsP2. अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ. हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ तो वीक लिगेंड है, जो Cl है वो कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है. अब अगर वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर पुश नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे. दो इलेक्ट्रॉन्स अंदर नहीं भागेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे. तो जो आने वाला Cl है उसके 4 Cl के इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ यूज होंगे? इन S और P ऑर्बिटल्स में. Okay, so these electrons will be the electrons of these 4 Cl will be overlapped with the 4 vacant orbitals of S and P. So the hybridization is now sp3. यहाँ पर 4 Cl नेगेटिव आए हैं and the hybridization is sp3. So you can clearly see the difference between the hybridization of these two compounds. देखने में लगभग एक जैसे हैं, NiCN4, NiCl4, but the main difference is Cn is a strong ligand while Cl is a weak ligand. तो इस बेसिस पर अब हम बाकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस देख लेते हैं. DsP2 हमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर Ni with 1 2 3 4. Okay, Cn 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 and Cn. अगर मैं यहाँ पर गलती से Cn को इसकी जगह ऐसे लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? इट विल बी नॉट साइनाइड, ये साइनाइड नहीं होगा, साइनो नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? आइसोसाइनो. तो हमें ये ध्यान रखना है कि Cn को इस तरह से ही ड्रॉ करना है. ओके, विद 2 नेगेटिव चार्ज. एंड व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? NiCl4 with 2 negative charge. Okay, this is the geometry. Sorry, this is tetrahedral. This is tetrahedral sp3 NiCl 1 2 3 and 4 with 2 negative charge. This is square planar and this is tetrahedral geometry. तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इनकी ज्योमेट्री में डिफरेंस. नाउ other properties. What about this magnetic behavior? All electrons are paired, so this will be diamagnetic. The complex will be diamagnetic. See, there are 2 unpaired electrons in this, so this compound will be paramagnetic. And on the basis of this we can also say this is colorless and this one is colored, क्योंकि इसके पास unpaired electrons हैं तो वो colored होगा. Next property is spin. स्पिन की बात करें तो फिर से इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर गए हैं तो ये कैसा हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये कैसा हो जाएगा?
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये हमारे पास आ गया। अब मैं बात करता हूँ कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की। तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताना होता। हमने पहले ही कहा कि जो जो हमारे पास 4 लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे डू नॉट यूज आउटर डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें कभी भी हम इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल की बात नहीं करते हैं। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल लिए। इस बेसिस पर आप यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी में उनको आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप कि 2 कॉम्प्लेक्सेस में से क्यों एक जो है वो कलर्ड है और एक कलरलेस है। ओके, या इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि एक जो है वो पैरामैग्नेटिक है, दूसरा जो है वो डायमैग्नेटिक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल CrNH3 पॉजिटिव। अब एक एग्जांपल लेते हैं CrNH3 पॉजिटिव एंड दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस कैसे है? यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग, अभी हमने कहा कि जैसे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन कभी कभी वो स्ट्रॉन्ग की जगह वीक लिगेंड की तरह भी बिहेव कर लेता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अब जैसे Cr की बात करते हैं तो Cr जो है इट्स एटॉमिक नंबर इज 24, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1. What will be the configuration of Cr plus 3 as NH3 is 0, so the plus 3 charge is of Cr, so its configuration is 3d 4 as एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, so it is 3d3. So the structure of 3d3 will be like this: 1 2 3 4s 4p. Okay, this is the ground state. And what about its excited state? अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो यहाँ पर हमने जैसे कहा कि NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। हमने बात करी थी ओनली Cn नेगेटिव एंड CO नेगेटिव, दीज आर 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ये 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड को हम कंसीडर करेंगे। वीबीटी ने कुछ नहीं बताया था कि कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, कौन से वीक लिगेंड होते हैं। ये इसकी लिमिटेशन में आएगा कि इसने नहीं बताया था। हमें अपने पास से इसको थोड़ा सा समझ के चलना होता है, या हम जो आगे आने वाली थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर इनको समझते हैं। ओके, सो NH3 here acts as weak ligand not the strong ligand. अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अंदर पुश नहीं होंगे, वो यहाँ अंदर पुश नहीं होंगे, और जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें भी वो ऐसा ही रहेगा। सो अगेन वी हैव 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो इन 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स में 6 NH3 यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें बात ये आएगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस जगह पर NH3 स्ट्रॉन्ग और किस जगह पर वीक है। तो इसमें बहुत सिंपल है। नॉर्मली NH3 एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो हर केस में आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन Cr या इससे कम एटॉमिक नंबर वाले जो एग्जांपल्स होंगे, जो मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स, उस केस में वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर देता हूँ, सो हमारे पास क्या होगा 1 2 3, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर पुश हो जाएगा तो then we will have 3 vacant d orbitals, then 1 s orbital and 2 p orbitals, and the hybridization will be like this: d3sp2. And this type of hybridization does not exist, so here NH3 does not pair up these electrons. वो उनको इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करता है, इसलिए वो वीक लिगेंड की तरह वर्क करता है। सो नाउ वी हैव द हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट ऑल अदर प्रॉपर्टीज। आपको खुद इसे फाइंड आउट करके दिखानी है कि यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। और तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, NiCO4। NiCO4 ये 4 लिगेंड वाला है। आपको बताना है इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। एक हिंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, Ni जो है यहाँ पर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इस बेसिस पर आपने इसकी प्रॉपर्टीज को बताना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। नाउ कम टू द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से आगे और बहुत सी थ्योरी आई, CFT, देन लिगेंड फील्ड थ्योरी, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सब थ्योरी जो है वो एक एक करके इसकी कमियों को दूर करने के लिए, इसकी लिमिटेशंस को ओवरलैप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वो आती रही। सो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। इसने बहुत सारी एजम्पशंस को मान के चला था, बहुत सारी एजम्पशंस थी यहाँ पर VBT में, कि बहुत सी बातें जो थी उनका कोई पीछे लॉजिक नहीं था, सिर्फ उन्होंने मान ली थी कि ऐसा होगा और ऐसा होगा।
इसने कहीं भी ये क्लियर नहीं बताया था कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से लिगेंड वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड के बारे में कोई क्लियर कट बात नहीं थी कि विच लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड विच लिगेंड्स आर वीक। आपने देखा कि NH3 को एक केस में हमने स्ट्रॉन्ग और एक केस में हमने वीक की तरह यूज किया। इफ आई विल गो टू मैग्नेटिक बिहेवियर, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो है हम बता रहे थे कि दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक और दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक, बट इसने मैग्नेटिक बिहेवियर को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन नहीं किया, क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन किया। उसने ये बताया कि पैरा या डाया होगा, बट पैरामैग्नेटिक में कोई भी लिगेंड कितना पैरामैग्नेटिक होगा, वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक या कम पैरामैग्नेटिक। सपोज a coordination compound has only one unpaired electron, it will be paramagnetic. If a coordination compound has 5 unpaired electron, it will be paramagnetic. तो इसने तो कहा कि both are paramagnetic, क्या दोनों में पैरामैग्नेटिज्म सेम होगी? नो। कंपाउंड विद वन will be less paramagnetic than the compound will be 5 electrons. तो इस बेसिस पर इसने क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया था, ये इसकी कमी थी। और हम लास्ट चैप्टर में ट्रांजिशन मेटल्स में पढ़ चुके हैं कौन सा फॉर्मूला, स्पिन ऑनली फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू रूट n+2। हम इस फॉर्मूले से जो है यहाँ पर आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी कंपाउंड की, किसी भी ट्रांजिशन मेटल की इस जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको हम फाइंड आउट करते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट में, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक बिहेवियर जो उसने क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन नहीं किया था। This theory does not explain about the stability, thermodynamic stability इसकी नहीं एक्सप्लेन की थी इसने, इसकी काइनेटिक इस जो है स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। मींस थर्मल स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है कि इफ अ कंपाउंड इज हीटेड तो किस टेम्परेचर पे वो ब्रेक हो जाएगा, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी मींस इट्स स्पीड इन द रिएक्शंस, वो कितनी स्पीड से रिएक्शंस करेगा, वो कितनी स्लोली रिएक्शंस करेगा, दैट इज काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो इस बारे में भी उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। ओके, कई जगह पर इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कंफ्यूजन था। कुछ कॉम्प्लेक्सेस हम ड्रॉ करते हैं वो आते हैं स्क्वायर प्लेनर, जबकि उनको हम एक्चुअल में देखें तो वो टेट्राहेड्रल आते हैं, और उससे उल्टा भी हो सकता है। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।